मैंने अपना फर्स्ट वीडियो ब्रिटिश क्रोनोलॉजी के ऊपर बनाया था। उसका फर्स्ट टॉपिक है एंग्लो सेक्शंस। तो आज हम एंग्लो सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एंग्लो सेक्शंस का जो पीरियड है वो 650 टू 1066 टू 1340 तक चला। अब सबसे पहले जब एंग्लो सेक्शंस की शुरुआत हुई थी, वैसे तो लिटरेचर की जो शुरुआत है लिटरेचर में एंग्लो सेक्शंस की तो 652 होती है, बट हम लोग 450 से पढ़ते हैं। सबसे पहले रोमन्स थे। रोमन्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे टू ट्राइब्स से। कौन कौन से थे? तुर्क्स एंड पर्शियंस से। अब ये लोग इनसे परेशान होकर किसी सेफ पैलेस पर गए, जहाँ ढूंढना था इन्हें जगह की अच्छी जगह हो, सेफ हो, सुरक्षित हो, इनके ऊपर बार बार तुर्क्स और पर्शियंस अटैक ना करे। इसीलिए इन्होंने ये जगह ढूंढकर थेम्स रिवर के पास आ गए। थेम्स रिवर, जिसे इंग्लैंड भी बोलते हैं और इंग्लैंड भी कहते हैं। अब जब ये यहाँ आए तो इंग्लैंड में ऑलरेडी बहुत सारी ट्राइब्स थी, जो है रोवर्स, स्कैंडेवियंस, मर्शियंस, जूट्स, सेक्शंस। सेक्शंस जो है वो सेक्शनी से आए थे, जर्मनिक ट्राइब है। ओके, अब ये लोग भी यहाँ पर आकर रहने लगे, रोमन्स भी। तो ये आपस में इनके बीच में बहुत ज़्यादा फाइट्स हुआ करती थी, और उन फाइट्स में एंग्लो सेक्शन सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्राइब थी। एंग्लो सेक्शंस ये भी लोग यहाँ पर रहने लगे, एक साथ रहने लगे। फाइट्स होती थी, जीतते थे, हारते थे, लेकिन एंग्लो सेक्शन सबसे पावरफुल ही थी। अब 1066 में यहाँ पर आ गए नॉर्मन्स ने अटैक कर दिया। एंड दे ऑल्सो कॉन्क्वर्ड इंग्लैंड, और उन्होंने इंग्लैंड पे विजेता भी हासिल की। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जिसे बोलते हैं, और बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। आप लोग नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन्स ने जब यहाँ पर विजेता हासिल कर ली थी तो एक लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था। वो लैंग्वेज थी, लिख लीजिए, इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। अब आप लोग बोलेंगे कि जब फ्रेंच लैंग्वेज को नॉर्मन्स ने इंट्रोड्यूस किया तो ये लोग कौन सी लैंग्वेज को यूज़ लेते थे? तो जो एंग्लो सेक्शंस है वो लोग लैटिन लैंग्वेज को यूज़ लेते थे। यहाँ लिख दूँ ना मैं आप लोगों को, लैटिन लैंग्वेज को यूज़ लेते थे कौन? एंग्लो सेक्शंस। और इंट्रोड्यूस कर दिया नॉर्मन्स ने फ्रेंच लैंग्वेज को। इट मीन्स फर्स्ट लैंग्वेज इज लैटिन एंड सेकेंड लैंग्वेज इज फ्रेंच। लैटिन को ओल्ड इंग्लिश भी बोलते हैं। तो 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो गया, नॉर्मन्स की जीत भी हो गई। यहाँ की जो क्वीन किंग थे वो थे एडवर्ड कन्फेसर। एडवर्ड कन्फेसर के कोई चाइल्ड नहीं था। अब इन्होंने अपने फ्रेंड विलियम द कॉन्क्वरर को जो प्रॉमिस किया कि मेरे बाद तुम किंग बनोगे, लेकिन जब इनकी डेथ हुई तो उसके बाद विलियम द कॉन्क्वरर की जगह कौन किंग बन गया? हैरोल्ड गॉडविनसन। और इससे विलियम द कॉन्क्वरर को बहुत गुस्सा आया। तो विलियम द कॉन्क्वरर ने हैरोल्ड गॉडविनसन के लिए एक चाल चली, एक प्लानिंग की, ताकि इन्हें हरा दे और गॉडविनसन को मार दे। तो विलियम द कॉन्क्वरर ने एक आर्चर्स की टीम बुलाई, आर्चर्स की आर्मी बुलाई, और इन सब ने वहाँ पे जब फाइट्स हो रही थी तो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि हैरोल्ड गॉडविनसन हैड डाइड, हैरोल्ड गॉडविनसन हैड डाइड, हैरोल्ड गॉडविनसन मर गया। लेकिन हैरोल्ड गॉडविनसन तो जिंदा था और इसकी आर्मी वापस जाने लगी। लेकिन हैरोल्ड गॉडविनसन अपने आर्मी को मोटिवेट करने के लिए, रोकने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं नहीं मैं तो जिंदा हूँ अभी। और हैरोल्ड गॉडविनसन का आर्चर्स को पता चल गया। आर्चर्स ने हैरोल्ड गॉडविनसन पे आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, और हैरोल्ड गॉडविनसन की आंख में जाकर एक तीर लग गया, जिससे हैरोल्ड गॉडविनसन वहीं मर गया। अब हैरोल्ड गॉडविनसन तो मर गया है, अब कौन है? विलियम द कॉन्करर किंग बन गया। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि विलियम द कॉन्करर ने खुद ने फाइट क्यों नहीं की? क्योंकि हैरोल्ड गॉडविनसन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसे यूं ही हराया नहीं जा सकता था। इसीलिए विलियम द कॉन्करर ने एक प्लानिंग की। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ बताती हूँ कि जब विलियम द कॉन्करर ने हैरोल्ड गॉडविनसन पर अटैक किया था तो उससे पहले हेराल्ड ने भी अटैक किया था। हेराल्ड, बट इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग सिर्फ नॉलेज के लिए पता करेंगे कि हाँ हेराल्ड ने भी अटैक किया था। एक्चुअली मैंने आप लोगों को यहाँ बोला कि थेम्स रिवर पे आ गए थे। थेम्स रिवर है बहुत, जैसे हमारे इंडिया में गंगा रिवर है वैसे वहाँ पर थेम्स रिवर है। थेम्स रिवर को इंग्लैंड नहीं बोलते, थेम्स रिवर के आसपास का जो एरिया है उसे इंग्लैंड बोलते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। हम किंग आर्थर लीजेंड पढ़ेंगे
किंग आर्थर लीजेंड अपने 12 वर्च्यूज़ के लिए, 24 वर्च्यूज़ के लिए जाने जाते हैं। और इनकी वाइफ है क्वीन गुनिवर। जो इनके फादर इन लॉ हैं, क्वीन के फादर, इन्होंने ने ड्रॉवरी में दहेज में 12 नाइट्स दिए थे। ये 12 नाइट्स अपनी 12 वर्च्यूज़ के लिए जाने जाते हैं। और इससे किंग आर्थर लीजेंड के 12 नाइट्स जो है इन्हें इनका राउंड टेबल बोलते हैं, इनकी राउंड टेबल। अब जब किंग आर्थर लीजेंड अपने किंगडम के राजा बने, किंग बने, तो इन्हें पता चला कि इनका जो लैंड है, इनका जो किंगडम है वो कर्स्ड है। कर्स्ड है बाय डेमंस। डेमंस के द्वारा कर्स्ड भूमि है, श्रापित भूमि है। इन्होंने अपने राज्य को कर्ज से मुक्त कराने के लिए फॉर्चून टेलर को बुलाया, एक जो थे टायरेशियस। टायरेशियस इज ऑल्सो नरेटर ऑफ वास्टलैंड बाय टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का जो वर्क है वास्टलैंड 1922 में पब्लिश हुआ था, उसके नरेटर है टायरेशियस, ऑल्सो है फॉर्चून टेलर। इन्होंने इन्हें बताया कि आपको हॉली ग्रेल लेके आना होगा, जो पृथ्वी के बीच में मिलेगी, जो मिडल पार्ट है सेंटर ऑफ द अर्थ, वहाँ पर मिलेगी। और इन्होंने अपनी भूमि को कर्ज से आज़ाद करवा भी दिया था। फिर किंग आर्थर लीजेंड जो है, इन्हें इनके दुश्मन ने, ये जो इनकी वाइफ है ना, ये इनको चीट भी कर देती है बाद में, अगर आप लोगों को पता हो तो। इन्हें धोखा दे देती है, इन्हीं के राउंड टेबल में से किसी एक के साथ में ऐसे लव अफेयर्स में पढ़ के इन्हें धोखा दे देती हैं। और जो इनकी 12 नाइट्स है, इसमें एक के भाई जो है, एक के कजिन जो है, वो है मोड्रेड। ये इनसे नफरत करता है और यही इन्हें मारता है। किंग आर्थर लीजेंड को मोड्रेड मार देता है और मोड्रेड को किंग आर्थर लीजेंड मार देता है। और इनकी जो इस राजा की स्टोरी है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो ये एज थी किंग आर्थर लीजेंड की एज में, फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी जो है इनक्यूनाबुला। इनक्यूनाबुला बहुत फेमस बुक है, फर्स्ट बुक है। और प्रिंटिंग प्रेस भी इंट्रोड्यूस हुई थी इंग्लैंड में 1476। इसी के टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस भी इंट्रोड्यूस हुई थी इंग्लैंड के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक थे इसके। अब मैं इसकी जो बाकी की इम्पोर्टेंट पोइम्स है, राइटर्स है, वर्क्स है, उनके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पोइम है हमारी, सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट ओल्डेस्ट एपिक इंग्लिश इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ बियोवुल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी अगर आप लोग रिकमेंड करते हैं तो मैं कभी इसके ऊपर पर्सनल वीडियो बनाकर पूरी डिटेल्स में बियोवुल्फ को एक्सप्लेन करूँगी। सबसे ओल्डेस्ट एपिक है ये, और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फर्स्ट एपिक है, फर्स्ट एपिक इंग्लिश पोइम है ये, फर्स्ट इंग्लिश एपिक पोइम। उसके बाद है विटसित। विटसित इज़ ए बायोग्राफी ऑफ स्कॉप। आप लोग लिख लीजिए, विटसित इज़ ए बायोग्राफी ऑफ स्कॉप, विटसित की पोइम है। उसके बाद है थर्ड किंग एल्बर्ट, जिसके बारे में लिखा है बेडे ने अपनी वर्क हिस्टोरिया इक्लेसियास्टिका में। जो बेडे है वो फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री है और फर्स्ट स्कॉलर भी हैं। फिर कैडमन इज सेकंड इम्पोर्टेंट राइटर, इज फर्स्ट रिलीजियस पोइट है और फादर ऑफ इंग्लिश सॉन्ग इन इंग्लैंड है। साइनवुल्फ का जो सबसे फेमस वर्क है वो है क्रेस्ट। जॉफ्री ऑफ मॉनमouth है जिन्होंने लिखा है हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया। किंग अल्फ्रेड जो वेसेक्स से हैं, इन्होंने लिखा है एंग्लो सेक्शंस क्रॉनिकल्स। और सम इम्पोर्टेंट बुक्स हैं एक्सोडस, जेनेसिस, द ड्रीम ऑफ द रूट, आउल एंड द नाइटिंगेल, हस्बैंड्स मैसेज, वाइफ्स लेमेंट एंड सी फेरर ऑफ पियर, जो 40,000 फ्रैंक्स में लिखी हुई है। और इसके अलावा मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी हैं, एग्जेटर बुक हैं, जूनियस वर्ली है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, फर्सिल है और नॉवेल कॉडेक्स है। ये सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, मैंने वो उसमें डिफाइन नहीं किए, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो देख लीजिएगा। तो आज का हमारा एंग्लो सेक्शंस टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम एज ऑफ चौसर पे पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।